हेलो स्टूडेंट्स, विनीता's हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के पाठ 14 चंद्रगहना से लौटती बेर के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसकी व्याख्या पढ़ चुके हैं। यहाँ हम पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के साथ साथ परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ चंद्रगहना से लौटती बेर। पहला प्रश्न है, इस विजन में अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों? कवि का आक्रोश नगरीय संस्कृति के प्रति इसलिए है क्योंकि वहां सौंदर्य, सरलता, सहजता और मानवता जैसी भावनाएं मर चुकी है। आगे बढ़ने की होड़ में मनुष्य को नगरीय जीवन ने आत्मसीमित बना दिया है। उनके पास न तो वास्तविक सुख है और न शांति। इसलिए कवि के मन में नगरीय संस्कृति के प्रति आक्रोश छिपा हुआ है। अगला प्रश्न, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा? सरसों को सयानी कहकर कवि कहना चाहता है कि सरसों के पौधे बड़े हो गए हैं तथा उनमें फूल और कलियां विकसित हो गई है। इसलिए कवि ने इस परंपरा की ओर इशारा किया है कि सयानी होने पर लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है। कवि यहाँ उसके हाथ पीले करने की बात कह रहा है। आगे चलकर कवि ने सरसों के स्वयंवर की बात भी कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। कवि ने अलसी को एक सुंदर नायिका के रूप में चित्रित किया है। उसका शरीर पतला और कमर लचीली है। वह अपने सिर पर नीले फूल लगाकर यह संदेश दे रही है कि प्रथम स्पर्श करने वाले को हृदय से अपना स्वामी मानेगी। वह सभी को प्रेम का निमंत्रण दे रही है। अगला प्रश्न, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वह चने से सटकर उग आई है और वह हवा से लहराकर बार बार झुककर जमीन को छू जाती है और अगले ही पल तुरंत खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का बड़ा सा गोल खंबा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? जलाशय के स्वच्छ पानी में दिन के समय सूर्य की किरणें पड़ती है तो वे गोल और लंबवत चमक पैदा करती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि जल में कोई गोल और लंबा चांदी का चमचमाता खंबा पड़ा हुआ है। चमक तथा आकार में समानता के कारण किरणों में खंबे की कल्पना करना कवि की सूक्ष्म कल्पना का आभास कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। कवि ने यहाँ चने के पौधों का मानवीकरण किया है। चने का पौधा बहुत छोटा सा है। उसके सिर पर फूला हुआ गुलाबी रंग का फूल ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधकर सज धज कर स्वयंवर के लिए खड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ-कहाँ किया है? तो कविता की कुछ पंक्तियों में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, जैसे यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। तो यहाँ पर हरे चने के पौधे का छोटे कद के मनुष्य जो कि गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे हुए खड़ा है के रूप में मानवीकरण किया गया है। उसी प्रकार पास से मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की है लचीली।
नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। तो यहाँ अलसी के पौधे को हठीली और रमणीय स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अतः यहाँ अलसी के पौधे का मानवीकरण किया गया है। तीसरा है, और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। यहाँ सरसों के पौधे को एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका ब्याह या शादी होने वाली है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। यहाँ पर पत्थर जैसे निर्जीव वस्तु का भी मानवीकरण किया गया है और उसके द्वारा जीवित प्राणी के रूप में उसे प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहां भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। तो इसकी पंक्तियां होगी, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़, कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टे 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 टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है रचना और अभिव्यक्ति संबंधित प्रश्न। और सरसों की न पूछो, इस उक्ति में बात को कहने का खास अंदाज है। हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और क्यों करते हैं? तो हम इस तरह की शैली का प्रयोग प्रशंसा करते समय करते हैं। अत्यधिक आश्चर्य या भावों की अति दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, अरे उस दुष्ट की करतूतों की तो न पूछो, अरे ताजमहल की ऊंचाई की न पूछो। क्यों? प्राय हम किसी भाव से इतने अधिक अभिभूत हो जाते हैं कि कोई शब्द उसे व्यक्त ही नहीं कर पाता। तब हम शब्दों की लाचारी बताने के लिए यह कहते हैं, उसकी बात ही मत पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन, काले माथ और सफेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है? काले माथे और सफेद पंख वाली चिड़िया किसी ऐसे स्वार्थी व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है जो दूसरों का शोषण करने के लिए तत्पर रहता है। वह दूसरों की भलाई के बारे में सोचे समझे बिना मौके की तलाश में रहता है और मौका पाते ही उसे अपना शिकार बना लेता है। अगला प्रश्न, ये है भाषा अध्ययन संबंधित प्रश्न। बीते के बराबर, ठिंगना, मुरेठा आदि सामान्य बोलचाल के शब्द हैं, लेकिन कविता में इन्हीं से सौंदर्य उभरा है और कविता सहज बन पड़ी है। कविता में आए ऐसे ही अन्य शब्दों की सूची बनाइए। उत्तर होगा इसका फाग, मेड़, पोखर, हठीली, सयानी, ब्याह, मंडप, चकमकाता, खंबा, चट, झपाटे, सुग्गा, जुगुल जोड़ी और चुप्पे चुप्पे आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता को पढ़ते समय कुछ मुहावरे मानस पटल पर उभर आते हैं, उन्हें लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। तो मुहावरा है सिर पर चढ़ाना, जिसका अर्थ होता है अधिक लाड प्यार करना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, सोहन की माता ने अपने बेटे को अधिक प्यार देकर सर पर चढ़ा दिया। नेक्स्ट है हृदय का दान, अधिक मूल्यवान वस्तु किसी को दे देना। वाक्य होगा, बेटी को विदा करते समय उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने हृदय का दान कर दिया हो। तीसरा है इसमें हाथ पीले करना, जिसका अर्थ होता है शादी करना। इसका वाक्य होगा, बेटी के माता पिता की यही इच्छा होती है कि वे उचित समय पर अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें। नेक्स्ट है पैरों के तले, तो इस मुहावरे का अर्थ होगा छोटी वस्तु। वाक्य में प्रयोग, पूंजीपति वर्ग समाज के लोगों को अपने पैरों के तले रखते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है प्यास न बुझना, अर्थ होगा संतुष्ट न होना। वाक्य है इतना धन होने के बाद भी
अभी तक उसके धन की प्यास नहीं बुझी। अंतिम मुहावरा है टूट पड़ना, जिसका अर्थ होगा हमला करना। और वाक्य है दुश्मन के सैनिक को आते देख सैनिक उन पर टूट पड़े। अगला प्रश्न, ये थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब आते हैं पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इसमें पहला प्रश्न है, कवि कहां से लौटा है? वह खेत की मेड़ पर क्यों बैठ गया? कवि चंद्रगहना से लौटा है। वह खेत की मेड़ पर इसलिए बैठ गया ताकि वहां बैठकर आसपास फैले प्राकृतिक सौंदर्य को जी भर के निहार सके, प्रकृति का सानिध्य पा सके और उसके सौंदर्य का आनंद उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में किस चिड़िया का वर्णन है? यह चिड़िया किसका प्रतीक हो सकती है? चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में काले माथे वाली उस चिड़िया का वर्णन है जिसकी चोंच पीली और पंख सफेद है। वह जल की सतह से काफी ऊंचाई पर उड़ती है और मछली देखते ही झपट्टा मारती है। उसे चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है। यह चिड़िया किसी शोषण करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। अगला प्रश्न, रीवा के पेड़ों का वर्णन कीजिए। रीवा के पेड़ चित्रकूट की पहाड़ियों पर स्थित है। ये पेड़ कांटेदार तथा कुरूप है। इनकी पत्तियां छोटी छोटी तथा भूरी है। इनके नीचे बैठकर छाया का आनंद भी नहीं लिया जा सकता है। अगला प्रश्न, मन होता है उड़ जाऊं मैं, कौन कहां उड़ जाना चाहता है और क्यों? मन होता है उड़ जाऊं मैं कवि हरे धान के खेतों में उड़ जाना चाहता है जहां सारस की जोड़ी रहती है। यह जोड़ी एक दूसरे से अपनी प्रेम कहानी कहती है। कवि इस सच्ची प्रेम कहानी को चुपचाप सुनना चाहता है, इसलिए उसका मन उड़ जाने के लिए उत्सुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? चंद्रगहना से लौटती बेर पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इस समय उसके पास कोई आवश्यक काम नहीं है। इसके अलावा उसे कार्यवश कहीं आना जाना भी नहीं है। वह प्राकृतिक सौंदर्य को देखने और उनका आनंद उठाने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारस का स्वर कवि को कैसा प्रतीत होता है? इसे सुनकर उसके मन में क्या इच्छा होती है? कवि को सारस का स्वर उठता गिरता अर्थात कभी धीमा तो कभी तेज सुनाई देता है। उसके कानों को यह स्वर अच्छा लगता है। इससे उसके मन में यह इच्छा होती है कि वह भी सारस के साथ पंख फैलाकर कहीं दूर उड़ जाए जहां सारस की जुगल जोड़ी रहती है। अगला प्रश्न, कवि को ऐसा क्यों लगता है कि चना विवाह में जाने के लिए तैयार खड़ा है? चने का पौधा हरे रंग का ठिगना सा है। उसकी ऊंचाई एक बीते के बराबर है। उस पर गुलाबी फूल आ गए हैं। इन फूलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसने गुलाबी रंग की पगड़ी बांध रखी है। उसको ऐसा सजा धजा देखकर कवि को लगता है कि वह विवाह में जाने के लिए तैयार खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर कहाँ पड़े हुए हैं? वे क्या कर रहे हैं? चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के आधार पर लिखिए। पत्थर तालाब के किनारे पड़े हैं जिन्हें पानी स्पर्श कर रहा है। ऐसा लगता है कि पत्थर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी रहे हैं। वे पता नहीं कब से पानी पी रहे हैं, फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझ रही है। नेक्स्ट है, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के उस दृश्य का वर्णन कीजिए जिसे कवि देख रहा है। उत्तर होगा, कवि खेत की मेड़ पर बैठा है। उसके पास ही चना, अलसी और सरसों उगी है। चना, अलसी और सरसों पर फूल आ गए हैं। वातावरण शांत और मनोहर है।
उसके पैरों के पास ही तालाब है जिसमें सूरज का प्रतिबिंब उसकी आंखों को चौंधिया रहा है। तालाब में अपनी टांग डुबोए बगुला ध्यान मग्न खड़ा है। वह मछलियां देखते ही ध्यान त्याग देता है। तालाब के पास ही काले माथे वाली चिड़िया उड़ रही है, जो मौका देखकर मछलियों का शिकार कर लेती है। कुछ ही दूर पर दूर दूर तक फैली चित्रकूट की पहाड़ियां हैं, जिन पर रीवा के कांटेदार पेड़ उगे हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता ने साधारण सी वस्तुओं में भी अपनी कल्पना से अद्भुत सौंदर्य का दर्शन किया है। स्पष्ट कीजिए। तो कवि की दृष्टि अत्यंत पारखी, सूक्ष्म अन्वेषण करने वाली है, जिसमें कल्पनाशीलता समाई है। इसी कल्पनाशीलता के कारण वह चने के पौधे को सजे धजे दूल्हे के रूप में, अलसी को हठीली प्रेमातुर नायिका के रूप में और फूली सरसों को देखकर स्वयंवर स्थल पर पधारी विवाह योग्य कन्या का रूप सौंदर्य देखता है। कवि को तालाब में सूर्य के प्रतिबिंब में चांदी का बड़ा सा गोल खंबा नजर आता है, तो किनारे पड़े पत्थरों को पानी पीते हुए वह देखता है। इस तरह कवि साधारण सी वस्तुओं में अद्भुत सौंदर्य के दर्शन करता है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में हम इसके एमसीक्यू करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।